Hello, good morning. Myself Anuj Jaiswal. Today I am discuss about CTET 2011 previous year question paper 1 to 5th CDP. Let's start question. फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? ऑप्शन है धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में दक्षता, पढ़ाने की उत्सुकता। इसका आंसर हो जाएगा ए, धैर्य और दृढ़ता। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता धैर्य और दृढ़ता होना चाहिए, जिससे कि शिक्षक किसी भी परिस्थिति में किसी भी छात्र छात्रा की सहजता से समस्याओं का समाधान कर सके। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है और कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति में निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। आंसर हो जाएगा बी, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। यदि कोई शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण अगर छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है, जिससे कि कुछ छात्र एक साथ बैठते हैं तथा चर्चा करते हैं, कुछ सामूहिक पठन करते हैं तो कुछ चुपचाप बैठकर पढ़ते हैं। अगर इस स्थिति में छात्रों के बैठने पर किसी अभिभावक को परेशानी होती है या उन्हें ये ठीक नहीं लगता, तो सबसे पहले शिक्षक से बात करनी चाहिए तथा शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय पर चिंतन प्रारंभ करता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आंसर में देख लेते हैं इसका डिफाइंड। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किसी वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। इस अवस्था का प्रसार 7 से 11 वर्ष होता है। इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन और वस्तुओं को समझने योग्य हो जाता है। मनोवैज्ञानिक पियाजे के अनुसार बच्चे में इस अवस्था में प्रमुख 5 योग्यताओं का विकास होता है। ए, संरक्षण, बी, संख्या बोध, सी, क्रमानुसार, डी, वर्गीकरण, फिफ्थ, पारस्परिक संबंध की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन का मानचित्रण संबंधित है। आंसर हो जाएगा सी, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। इसका डिफाइंड है, मन का मानचित्रण का अर्थ मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है। अतः अर्थानुसार किसी कार्य को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा मन में बना लेना चाहिए। 5वां क्वेश्चन है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होगा?
इसका आंसर हो जाएगा डी, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। इसका डिफाइंड देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है कि अगर किसी शिक्षार्थी को कुछ समझना है तो उसके लिए एक नहीं बल्कि उसके क्षमता के अनुसार उसे विभिन्न शिक्षण पद्धतियाँ का प्रयोग करना चाहिए ताकि प्राथमिक स्तर के छात्र को पूर्ण रूप से समझ सके। 6 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है? आंसर हो जाएगा ए, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। डिफाइंड इसका देख लेते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी में अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराने से ही शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है। 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? आंसर हो जाएगा ए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष एवं ऊपर। इसका डिफाइंड देख लेते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष एवं ऊपर होता है। औपचारिक संक्रिया की अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। यह 11 के बाद होता है। मूल रूप से यह अवस्था तार्किक चिंतन की अवस्था है, अर्थात इस अवस्था का बालक अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त स्वयं के विचारों के संबंध में विचार करने में समर्थ हो जाता है। बालक उद्दीपकों की अनुपस्थिति में भी उनकी विशेषताओं, उपयोगिताओं एवं अन्य बिंदुओं के बारे में सोच सकता है। बालक के विचार परिपक्व हो जाते हैं। 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, इसका आंसर हो जाएगा डी, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। इसका डिफाइंड देख लेते हैं। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि शिक्षक को वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाए तथा जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, क्योंकि शिक्षार्थी वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को निरंतर देखते हैं तथा सुनते हैं। इसलिए अगर शिक्षक वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाएगा और समझाएगा तो शिक्षार्थी को समझने में सरलता होगी। 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? डी हो जाएगा आंसर इसका। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। इसका डिफाइंड देख लेते हैं। शिक्षक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए, क्योंकि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है कि अगर किसी शिक्षार्थी में सीखने की प्रवृत्ति है तो उसे शिक्षार्थी को शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान नहीं बल्कि अपने ज्ञान को कहीं भी किसी अध्यापक की सहायता से प्राप्त कर सकता है। 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, इसका आंसर हो जाएगा बी, के साथ विद्यार्थी के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए एवं श्रव्य सीडी के माध्यम
से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसका डिफाइंड देख लेते हैं। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कोई विशेष व्यवहार न करके बल्कि उसके साथ कक्षा में श्रव्य सीडी के माध्यम से उसे सिखाने की सहायता उपलब्ध करानी चाहिए तथा उसके साथ भी एक समान व्यवहार करना चाहिए। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा बी, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। इसका डिफाइंड देख लेते हैं। शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को नियमित रूप से बाहर निकालना एक शारीरिक आवश्यकता है, न कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। ओके, 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा ए, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। इसका डिफाइंड देख लेते हैं। विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण के द्वारा ही बच्चे के संज्ञानात्मक अर्थात ज्ञान से संबंधी विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण ही एक ऐसा स्थान है जहां उस शिक्षार्थी को ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं और उसकी समस्याओं का निदान किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षक का संकेत माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। डिफाइंड देख लेते हैं। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, क्योंकि अभिप्रेरक किसी भी व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। छात्र अपने अधिगम संबंधी लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर सकता है यदि वह अभिप्रेरित है। अध्यापक छात्रों के पूर्व अनुभवों तथा विशेषकर रुचियों को प्रयोग में लाकर अधिगम के लिए अभिप्रेरित कर सकता है। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? आंसर हो जाएगा डी, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। इसका डिफाइंड देख लेते हैं। वे बच्चे जो किसी भी लंबे प्रश्न के उत्तर को समझने की जगह उसे रटने की क्षमता रखते हैं। रटने से छात्र उसे हल करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उससे समझ नहीं सकते, जिससे उसे आगे की प्रश्नों में समस्या होगी। अतः रटना बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, पियाजे। डिफाइंड देख लेते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि आंसर हो जाएगा सी, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। इसका डिफाइंड देख लेते हैं। कृतिका अक्सर घर में कम बात तथा विद्यालय में अधिक बात करती है। उसका कारण यह हो सकता है कि घर में उसकी बातों को ज़्यादा मान्यता न मिलती हो अपेक्षाकृत विद्यालय के, इसलिए वह विद्यालय में ज़्यादा बात करती है, घर में कम। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का
प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य का साथ संबंध है? आंसर हो जाएगा सी, शिक्षा मनोविज्ञान। डिफाइंड देख लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, सुगम तथा प्रभावी बनाने का विज्ञान है। इसके शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है तथा उसी अनुरूप उससे सुधार करने का प्रयास करता है। 18th क्वेश्चन देख लेते हैं। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, इसका आंसर हो जाएगा सी, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। इसका डिफाइंड देख लेते हैं। शिक्षण अभिप्रेरणा पढ़ाई लिखाई संबंधी प्रक्रिया में विद्यार्थियों की भागीदारी की इच्छा के साथ उत्पन्न होने के लिए प्रेरित करती है। अतः अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। 19th क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। इसका आंसर हो जाएगा ए, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। इसका डिफाइंड देख लेते हैं। शिक्षा क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं की ओर संकेत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। बी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। इसका डिफाइंड देख लेते हैं। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, क्योंकि छोटे बच्चों में सीखने, याद रखने और जानकारी का प्रतीक बनाने और समस्याओं को हल करने की क्षमता समान स्तर पर होती है। इसलिए निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। 21 क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा डी, सीखने का सदृशता नियम। इसका डिफाइंड देख लेते हैं। सीखने का सदृशता नियम के अनुसार एक बच्चा किसी नवीन परिस्थिति या समस्या के उपस्थिति होने पर उससे मिलती जुलती अन्य परिस्थिति का स्मरण करता है जिसे वह पहले भी अनुभव कर चुका है। वह उसके साथ वैसे ही प्रतिक्रिया करेगा जैसा कि उसने पहली परिस्थिति एवं समस्या के साथ की थी। 22 क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ए, दूसरों के साथ झगड़ना। इसका डिफाइंड देख लेते हैं। प्रतिभाशाली बालक अपने समवयस्कों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करता है, उनका सहयोग करता है और उनके साथ सामंजस्य स्थापित करता है, न कि दूसरों के साथ झगड़ा करता है। 23rd क्वेश्चन देख लेते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा डी, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। इसका डिफाइंड देख लेते हैं। एनसीएफ 2005 में समावेशी शिक्षा की संस्तुति की गई है।
जिसमें सभी प्रकार के बच्चों समान एवं विशेष को एक ही स्थान पर शिक्षा दी जाती है। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। आंसर हो जाएगा बी, शैक्षिक और सशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना। इसका डिफाइंड देख लेते हैं। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शिक्षक और सशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। 25 क्वेश्चन देख लेते हैं। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, पठन विकार। डिसलेक्सिया का संबंध पठन विकार से है, जिसमें बच्चा अक्षरों का पहचान नहीं कर पाता है, जिस कारण उसे पाठ्यपुस्तक पढ़ने में समस्या महसूस होती है। 26 क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ए, अग्रोन्मुखी। इसका डिफाइंड देख लेते हैं। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए तथा उन्हें और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत। डिफाइंड देख लेते हैं। विकास कभी न समाप्त होने की प्रक्रिया है, यह विचार निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। 28 क्वेश्चन दे लेते हैं। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? इसका आंसर हो जाएगा डी, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। इसका डिफाइंड देख लेते हैं। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को जर्मनी के गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने बढ़ावा दिया। 29वां क्वेश्चन दे लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्कों समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यह लास्ट क्वेश्चन है। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। इसका आंसर हो जाएगा पियाजे द्वारा। इसका डिफाइंड देख लेते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान पियाजे द्वारा की गई है। पहला, संवेदी गामक काल 0 से 2 वर्ष के लिए। उसके बाद पूर्व संक्रिया काल 2 से 7 वर्ष के लिए। उसके बाद मूर्त संक्रिया काल 7 से 12 वर्ष के लिए। उसके बाद औपचारिक संक्रिया काल 12 से 18 वर्ष के लिए। दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर CTET. दिस क्वेश्चन इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 class 1 to 5th. Thank you for watching this video.